प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसका कंटेंट आपके सामने है, जिसको या कंटेंट को आप आसानी से यहाँ पर देख पा रहे हैं। कंटेंट: ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और लास्ट फंक्शंस ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, ब्लड या रक्त या रुधिर क्या है। रुधिर एक बाह्य कोशिकीय द्रव्य है जो आमतौर पर धमनियों एवं शिराओं में पाया जाता है, और रुधिर एक लाल रंग का क्षारीय परिसंचारी सर्कुलेटिंग एवं तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक शांत तरल है जिसमें रक्त या रुधिर कोशिकाएं एक दूसरे से बिना लगी जुड़ी निलंबित रहती हैं। रुधिर के अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, और इसके दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, जिनको ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं। सामान्य वयस्क मनुष्य में लगभग 5.0 लीटर रुधिर पाया जाता है, जो शारीरिक भार का लगभग 6 से 7.5% भी बनता है। अगर इसके या रुधिर के पीएच की बात की जाए तो लगभग 7.1। नेक्स्ट, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? तरल भाग को हम प्लाज्मा के नाम से जान रहे हैं, जिसको रिवर ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यह हल्के पीले रंग का, कौन से रंग का? हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल, जिसके पीएच 7.3 से 7.5 होता है। रुधिर आयतन का लगभग 55% भाग, 55% जो पार्ट है वो प्लाज्मा होता है, जिसमें 90% जल और 10% विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ घुलित या कोलोइड रूप में पाए जाते हैं। प्रमुख कार्बनिक घटक प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, जो 7 से 8% होती हैं। अकार्बनिक लवणों या जल अपघट्य 0.9% होते हैं। सबसे प्रमुख जो लवण है वो है सोडियम। कौन सा है? सोडियम। प्लाज्मा के प्रमुख घटकों एवं उनके कार्यों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। जल 90% है। रुधिर दाब व आयतन का नियमन व परिवहन। कार्बनिक पदार्थ जो है एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, और यहाँ पर इनकी मात्रा दी गई है, और यहाँ पर इनके कार्य भी दिए गए हैं, जिनको आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हैं। यूरिक अम्ल की मात्रा को अगर देखें तो 0.04%, और ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में है। अकार्बनिक में देखें तो Na+, K+, Ca+2, Mg2+, Cl-, ये विभिन्न प्रकार के आयंस हैं। विलय, विभव एवं पीएच नियमन इनका कार्य है। सीरम क्या है? ब्लड सीरम जब प्लाज्मा में से, किसमें से? प्लाज्मा में से फाइब्रिन जो प्रोटीन है उसको हटा दिया जाता है, तो अवशेष तरल को सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम। और सीरम में उपस्थित प्रोटीन के आधार पर ही रक्त समूह का निर्धारण होता है। नेक्स्ट, ब्लड कॉर्पसल्स या रक्त कणिकाएं। कंटेंट में आपको बताया था, यहाँ पर 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं, उनमें से एक एक हम पढ़ेंगे। ब्लड कॉर्पसल्स, रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा में तैरती हुई।
पाई जाती हैं रुधिर आयतन का 45% भाग कणिकाएं होती हैं। और बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं का जो आयतन है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हिमेटोक्रिट के नाम से जानते हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की हैं, लाल रुधिर कणिकाएं या रक्ताणु, लाल रुधिर कणिकाएं या रक्ताणु या एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट, और लास्ट रुधिर पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। और प्रत्येक प्रकार की जो कणिकाएं हैं उनका एक विशिष्ट कार्य होता है। यहाँ पर रेड ब्लड कॉर्पसल्स या एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स डायग्राम है, व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट रेड ब्लड कॉर्पसल्स और एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी। ये रुधिर की प्रमुख कणिकाएं जो मानव रुधिर के कणिकाओं में से लगभग 99% यही रक्ताणु होते हैं। रक्ताणु जो है ये केंद्रक रहित, वृत्ताकार, डिस्क रूपी एवं बाइकॉनकेव होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इनका व्यास है 7 से 8 म्यू तथा मोटाई 2 म्यू। वयस्क पुरुष में रक्त में इनकी संख्या लगभग 52 लाख प्रति घन मिमी, 52 लाख प्रति घन मिमी, और महिला में लगभग 47 लाख प्रति घन मिमी होती है। इसके अंदर कोलोइडी आधात्री में हीमोग्लोबिन नाम की एक रंजक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन एक संयुग्म प्रोटीन है। यह श्वसन रंजक का कार्य करती है और इसके प्रत्येक अणु में 4 फेरस आयन Fe+2 युक्त हीम समूह तथा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय रूप में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसमें कार्बनिक एनहाइड्रेज भी काफी मात्रा में पाया जाता है। मानव में हीमोग्लोबिन की औसत जो मात्रा है वो 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग क्या होता है, लाल दिखाई देता है। और इसकी हीमोग्लोबिन की यहाँ पर संरचना दिखाई गई है। रक्ताणुओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और उनका जीवन काल 120 दिन होता है। वृद्ध एवं कमजोर होने पर प्लीहा एवं यकृत में इनका विघटन किया जाता है। हीमोग्लोबिन के प्रोटीन भाग को एमिनोग्लोबिन में तोड़ा जाता है तथा हीम समूह के लौह को यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है तथा शेष भाग को बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन नाम के पित्त वर्णकों में परिवर्तित कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट या WBC ये केंद्रक रंगहीन कणिकाएं होती हैं, इसीलिए इनको व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या लगभग 7000 प्रति घन मिमी होती है। मानव में रक्ताणु तथा श्वेताणु की संख्या लगभग जो अनुपात है वो 600:1 कितना होता है, 600:1 के अनुपात में होती है। इनका आकार भिन्न भिन्न होता है तथा इनका निर्माण अस्थि मज्जा तथा लस्सी का उत्कों में होता है और इनका जीवन काल है वो 4 से 5 दिनों तक से कई दिनों तक हो सकता है। और अमीबीय गति, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अमीबीय गति इनका विशेष लक्षण होता है। श्वेताणु अनेक प्रकार के होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स यानी कणयुक्त
जिनमें न्यूट्रोफिल्स 62%, जो कि डायफिडेसिस और जीवाणु को नष्ट करना, इयोसिनोफिल्स 2.5 बाइलोब्ड है, परजीवी संक्रमण एवं एलर्जी प्रतिक्रियाओं के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। एंटीस्टामिनिक गुण इनमें पाया जाता है, बेसोफिल्स 0.5%, हिस्टामाइन एंड हिपेरिन। एग्रेनुलोसाइट यानी जो वर्गीकरण का जो आधार था उसमें यहाँ पर ये कण रूप में या कण विहीन है, इसी के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। कणिका रहित उनको हम एग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो हैं 5% मैक्रोफेज, और ये भक्षणकारी होती हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस में कार्य करती हैं। सेकेंड है लिम्फोसाइट जो 30% थाइमस ग्लैंड एंड लिम्फोइड टिश्यू, छोटी जो लसीकाणु टी कोशिकाएं एवं बी कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो प्रतिरक्षा के लिए प्रतिपिंडों के निर्माण का एवं बाहरी कोशिकाओं का मारने का कार्य भी करती है। अगर श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में नष्ट हुए ऊतकों को हटाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? मोनोसाइट के द्वारा, और शरीर के पुनरुद्धान के लिए मार्ग बनाती हैं मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स छोटे और बड़े होते हैं, और जिनका काम मैंने आपको बता दिया है। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 प्रकार के हैं, इयोसिनोफिल्स, पुनः बता देता हूं यहां पर, इयोसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का दोष 1 से 3%, और ये कणिकाएं बड़ी गोलाकार होती हैं, बाइलोब्ड होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। हिस्टामिन एलर्जी क्रियाओं के लक्षणों को उत्पन्न करता है। बेसोफिल्स ये श्वेत रक्त कणिकाओं का सिर्फ 0.5% भाग बनाती हैं, और ये क्षारीय रंजकों जैसे मेथिलीन ब्लू से अभिरंजित होती है। न्यूट्रोफिल्स ये किसी भी अभिरंजक द्वारा अभिरंजित नहीं होने के कारण को उदासीन, और कुल जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उनका लगभग 62%, और ये बहुरूपी होती हैं, अमीबीय गति दर्शाती हैं, और इनका जो कार्य है जीवाणु तथा अन्य बाह्य पदार्थों का भक्षण कर उन्हें नष्ट करना इनका कार्य है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स ये सिर्फ स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती है, तथा रुधिर के स्कंदन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये भी संख्या में लाल रुधिर कणिकाओं के समान बहुत होते हैं, अर्थात 2 लाख से 2.5 लाख प्रति घन मिमी होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये शरीर के बाहर निकलते ही टूट जाती हैं। प्लेटलेट्स रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया जो है उसको प्रारंभ करती हैं। अगर ये बहुत ही छोटे 2 से 4 म्यूएम व्यास की, और इनकी आकृति अनियमित होती है। केंद्र का अभाव होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मैंने आपको बता दिया है। रक्त में इनकी संख्या लगभग 3 लाख, मैंने आपको भी बताया था 2 लाख से 2.5 लाख, लगभग 3 लाख के आसपास होती है, तथा जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। यकृत एवं प्लिया में इनका विघटन होता है, और रुधिर के थक्का निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट जो है वो आज के वीडियो व्याख्यान का अंतिम बिंदु है, फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के या रुधिर के कार्य।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारे कार्य रक्त करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का परिवहन। रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण एवं परिवहन है। फुफ्फुसीय केशिकाओं के रुधिर में O2 विसरण द्वारा अवशोषित की जाती है और इस O2 का सिर्फ 2% भाग रुधिर प्लाज्मा में घुलता है। शेष 98% जो भाग है लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक का निर्माण करता है और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाई जाती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के फलस्वरूप उत्पन्न CO2 जो है वो कोशिका ऊतकों से रुधिर प्लाज्मा में पहुंचकर सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ये सभी रक्त द्वारा फुफ्फुस को ले जाए जाते हैं, जहां ये यौगिक विघटित होकर CO2 यानी विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं, जिनको विघटित कर CO2 देते हैं, जो फुफ्फुस द्वारा बाहर निकाली जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, जो पोषक पदार्थ हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन या वितरण। आहार नाल में पचे हुए पदार्थ रक्त द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तब पचा हुआ भोजन प्लाज्मा में मिल जाता है, परिसंचरण तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के जो तापमान है उसका नियमन भी किया जाता है। रुधिर शरीर में एक सा ताप बनाए रखने में या होम्योस्टेसिस बनाए रखने में सहायता करता है। शरीर में कुछ भागों में उपापचय के द्वारा अधिक तापक्रम हो जाता है, अतः रुधिर शरीर में सभी स्थानों पर भ्रमण कर एक सा तापक्रम बनाए रखता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स यानी हार्मोन्स के परिवहन में सहायता करना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, रोगों से बचाव। रुधिर में पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। इसके साथ साथ रुधिर द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण भी होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, जो रोगों की तीव्रता को कम करते हैं। रिपेयर ऑफ इंजरी यानी घावों का भरना। रुधिर चोट लगे भागों पर सभी आवश्यक पदार्थों को लाता है। रुधिर में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स घाव को भरने में सहायता करती है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का। चोट लगने पर रक्त कुछ समय बाद ही अपनी तरलता को खो देता है एवं अर्ध ठोस थक्का बना लेता है। इससे रुधिर सुरक्षित रहता है एवं मृत्यु नहीं होती है। इसमें थ्रोम्बोसाइट्स सहायता पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वास्ट और वाटर बैलेंस और लास्ट डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। थैंक यू।